डिजाइन फेज की हम बात कर रहे थे. वी आर डूइंग दिस टुडे. Structure chart and modular diagram, which is also called top down design and bottom up design. जब भी कभी कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम होती है तो हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉलर पार्ट्स में, स्मॉलर मॉड्यूल में. जैसे कि आपको नजर आ रहा है, एवरेज अगर हमें कैलकुलेट करना है, सो दैट इज द प्रोग्राम वी आर क्रिएटिंग. तो एवरेज क्रिएट करने के लिए पहले दो नंबर इनपुट करने हैं, फिर प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट होगा. इट गोज लाइक दैट, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. अब इनपुट क्या क्या होगा, तो इसमें ये दो पैरामीटर हैं इनपुट. इसमें तीन तरह के एरोज बनाए जाते हैं. लेट मी टॉक अबाउट दैट. एक एरो तो ऐसा बनता है जिसमें सर्कल होता है. एक एरो ऐसा बनता है जिसमें सर्कल शेडेड होता है. और एक एरो डबल साइडेड होता है. ऐसे भी होता है और इधर भी होता है, जिसमें इन एंड आउट हो रहा होता है. और ये यूज होता है, याद रखें, प्रोसीजर में. और प्रोसीजर में जहां पर बायरेफ होता है वहां यूज होता है. तो अब अगर इस डायग्राम को हम देखें तो ये इनपुट हो रहा है, और इनपुट हम दो चीजें कर रहे हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2. दोनों को हमने सर्कल एरो के साथ दिखाया हुआ है. ये जो शेडेड एरो होता है, ये वाला, ये होता है बूलियन के लिए, ट्रू एंड फॉल्स के लिए. बाकी कोई भी डेटा टाइप होती है, स्ट्रिंग हो, इंटीजर हो, कुछ भी हो, तो उसके लिए सर्कल शेडेड नहीं होता. बस बूलियन याद रखेंगे शेडेड होता है, बाकी जो भी होगा आपने अनशेडेड रखना है. तो ये नंबर 1, नंबर 2 क्योंकि इंटीजर होंगे या रियल होंगे, जो भी है, ये आप इनपुट करेंगे. और इनपुट जब करेंगे तो एवरेज कैलकुलेट होने जा रहा है. एवरेज कैलकुलेशंस के वक्त जो नंबर आपने इनपुट किए वो वापस से इन हो रहे हैं, और यहाँ से कैलकुलेट होकर निकल रहा है एवरेज. और फिर ये एवरेज आगे पास ऑन हो रहा है और फिर आउटपुट आ रहा है. तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसको ब्रेक डाउन करके डिजाइन की स्टेज पे, डिजाइन के स्टेज पे होता है पेपर वर्क. तो ये पेपर वर्क किया जाता है. दिस डायग्राम इज मेड. इससे आपको पता लगता है कि आपके प्रोग्राम में क्या चीजें इनपुट होंगी, क्या चीजें आउटपुट होंगी. सो पैरामीटर्स का भी पता लग रहा होता है. तो ये मेन मॉड्यूल है और ये सब मॉड्यूल्स हैं. सब मॉड्यूल्स है ये. ठीक है. इसमें एक चीज और होती है कि अगर मैं ऐसे एरो बनाऊं तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पे लूप है, एंड दिस विल बी रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम. बार बार अगर कोई काम होना है तो उसके लिए ऐसे एरो बना देते हैं, और लाइन जिसके अंदर से जा रही है, इसका मतलब ये सारे मॉड्यूल्स रेपिटेडली कॉल करेगा एवरेजेस का मॉड्यूल. और अगर तो इसमें से इस तरह का होता, ड्राइंग के ऐसे एरो बना होता, ऐसे डायमंड बना होता, और फिर ऐसे दो बॉक्सेस होते, तो इसका मतलब ये चॉइसेस के साथ होता कि अगर ये हम देख रहे होते कि मॉड्यूल ए जो है वो रेपिटेडली कॉल करेगा, और सॉरी, मॉड्यूल ए जो है वो वन ऑफ दीज कॉल करेगा, या तो मॉड्यूल बी को या मॉड्यूल सी को. तो इसमें चॉइसेस होती है, इधर वन ऑफ देम माइट रन, या तो बी या सी. तो फिर आप डायमंड सिंबल बनाते हैं. अगर आपको ये बात की समझ आ गई है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ. जी सर, जी सर, समझ में आ रही है. अम्मार साहब की आवाज नहीं आई है. जी सर. ओके, सही है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट डायग्राम पे जब हम जाएंगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, और इसके अंदर एग्जामिनर बात कर रहा है कि मॉड्यूल बहुत सारे दिए हुए, प्रोसीजर भी दिए हुए. अब आपको बड़े ध्यान से देखना होता है सॉल्व करते वक्त. तो सबसे पहले ये कह रहा है कि मॉड्यूल कनेक्ट, और कनेक्ट एग्जामिनर ने खुद ही दिखा दिया आपको. मॉड्यूल कनेक्ट विल ईदर कॉल एक्टिवेट और सिंक. तो ये एक्टिवेट और सिंक को किसी को कॉल करेगा. अब कहाँ पर एक्टिवेट होना चाहिए और कहाँ पर सिंक होना चाहिए, ये आपको यहां से पता लगेगा, हेडर लाइन से. सिंक के मॉड्यूल में जो नंबर ऑफ इनपुट्स आपके पास हो रहे हैं वो हो रहे दो, एक और ये दो. और जो दूसरा मॉड्यूल है हमारे पास एक्टिवेट का मॉड्यूल बूलियन रिटर्न कर रहा है. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, रिटर्न बूलियन कर रहा है. तो यहाँ पर
बूलियन रिटर्न हो रहा है और यहाँ पर T1 जो है ये बूलियन है सिंक के अंदर, जो कि इनपुट हो रहा है। इनपुट के वक्त दो चीजें हैं, S1 एंड S2। आप क्या करें कि यहाँ पर अगर हम सिंक रखते हैं, सिंक इधर रखें आप, एग्जैक्टली वैसे ही टाइप करें और इसके अंदर सिंक वाले को फोकस करें आप। इसमें T1 ऑलरेडी एग्जामिनर ने मार्क किया हुआ है, S2 हमें मार्क करना पड़ेगा। अब S2 को मार्क करने के लिए एक एरो और बनाई, और S2 जो है वो इंटीजर है, रियल है, क्या है, रियल है, तो इसको आप S2 कर देंगे, इसको आप S2 कर देंगे। और ये जो है सिंक, ये रिटर्न कर रहा है इंटीजर, तो यहां से आप एक इंटीजर आउट कर देंगे, क्योंकि बहुत बड़ा हिंट ये था कि इसमें बूलियन इनपुट हो रहा है, ऊपर वाले में इनपुट बूलियन नहीं हो रहा है, तो ये इन हो रहा था, एरो डाउनवर्ड था, इसलिए मैंने यहाँ सिंक लिखा है। दूसरा यहाँ पर अब आ जाएगा T1, और सॉरी एक्टिवेट, और एक्टिवेट वाले में दो इनपुट हैं, एक H1 है और एक कोड है, तो आप इसको नंबरिंग कर दें, ये H1 हो जाएगा और ये कोड हो जाएगा, और इससे रिटर्न होगा बूलियन डेटा। बूलियन डेटा इससे रिटर्न होना है, तो बूलियन डेटा को आप यहाँ पे शेडेड करके दिखाएंगे एरो को, इसके, और इसके ऊपर आप बता देंगे कि बूलियन रिटर्न हो रहा है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती। रिटर्न में देखो यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखना है, रिटर्न यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखना है आपने, ठीक है। अच्छा, जो इनपुट हो रहा होता है वो कभी एग्जामिनर ने यहाँ एरो बनाए हुए, तो हो सकता है वो इस साइड पे बना के देता है ये एरोज आपको दोनों, H1 और कोड के, और ये आउटपुट वाला फिर इधर चला जाता, क्योंकि एग्जामिनर ने पहले से इनपुट हमें डाउनवर्ड दिखा के दिया था और राइट साइड पे, तो हम उसी को कंटिन्यू करें। यहाँ तक बात हो गई, समझ आ गई आपको? जी सर। तो इसका जी सर। इसका मतलब है अब ये वाला हम कर चुके हैं और हम ये भी कर चुके हैं। आप एग्जाम में भी सॉल्व करें तो पेंसिल से, पेन से इसको काटते जाए, पेंसिल से क्रॉस आउट कर लें इसको। अब मसला रह गया इसका, अब इसमें आप देखें कौन सा ऐसा है जिसके अंदर सबसे बड़ा यहाँ पर है हिंट, डबल एरो। डबल एरो और कहीं है ही नहीं, तो डबल एरो मैंने बताया था हमेशा आप प्रोसीजर में देखें और बायरेफ में देखें। तो प्रोसीजर एंड बायरेफ में आपको क्या नजर आ रहा है, ये प्रोसीजर है, बायरेफ आईडी है, तो यहाँ पर इसको आप कर देंगे आईडी। और ये जो होगा बायरेफ के साथ एक और है, बायवेल सीसी इनपुट हो रहा है, एक और इनपुट हो रहा है सीसी। अब यहाँ जगह नहीं है तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं इनपुट करते हुए डाउनवर्ड ऐसे, और इसको आप सीसी कर लें। तो ये वाला पूरा कंप्लीट हो गया। अब आपके पास ये दो रह गए, इन दो में देखें फिर एक बड़ा हिंट आपके सामने है कि ये रिटर्न कर रहा है बूलियन। यहाँ देखें बूलियन कौन कहाँ पर होना चाहिए, रिटर्न कौन सा बूलियन करना चाहिए, पहला सर बॉक्स ये या राइट वाला, दूसरा बॉक्स। और बूलियन वाला कौन सा था, इनेबल था, तो हम क्या करेंगे इसको कर देंगे इनेबल। ये इनेबल हो जाएगा, और अंडरस्टूड है कि इनेबल के बाद जो दूसरा बच गया वो रीसेट हो जाएगा, इसको हम रीसेट कर देंगे। अब हमें इसके एरोस बनाने हैं, तो इनेबल के अंदर कौन कौन सा है, इनेबल में एस ए इनपुट हो रहा है, ये इनपुट के लिए होता है जो ब्रैकेट के अंदर है, तो ऐसे आपने इनपुट कर लिया और इसको आप लेबल कर लेंगे ऐसे ऐसे। आउटपुट वाले को लेबल करने की जरूरत नहीं है, और एस ए और बूलियन हो गया, और दूसरा वाला यहाँ जो था रीसेट के अंदर वो आर ए इनपुट हो रहा है और इंटीजर है, तो आर ए इनपुट करना है। सर इसमें लूप तो नहीं है कहीं? अभी बताता हूँ, आर ए इनपुट हो गया और आउटपुट को आपने लेबल नहीं करना है। आगे अगर आप गौर से देखें दो चीजें अभी मजीद बाकी रह गई हैं इसमें करने के लिए। एग्जामिनर ने यहाँ कहा था कि मॉड्यूल कनेक्ट विल कॉल ईदर,
जहां इधर होता है ना वहां पे ये डायमंड सिंबल बनता है। तो कनेक्ट जो है वो दोनों में से किसी एक को कॉल करेगा, तो यहाँ पे ऐसे लगना चाहिए। थोड़ा खराब बना है डायग्राम, ये ऐसे बनना चाहिए, और ये लाइन इसको कनेक्ट करे। और क्योंकि आप ड्रॉ कर रहे होगे पेन से इस वक्त, ये लाइन ऐसे कनेक्ट करे। और लूप जो है इसमें यहाँ पे यूज हुआ है, इधर एरो है। तो एग्जामिनर पूछ रहा है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द कर्व एरो, वो इसकी बात कर रहे हैं, जो कर्व एरो यहाँ पे यूज हुआ है इसकी क्या मीनिंग है, बताइए क्या मीनिंग है इसकी। iteration, use for iteration. यूज फॉर आइट्रेशन तो 1 मार्क मिलेगा, ये 2 मार्क का है। जरा बताएं कौन किसको कॉल कर रहा है, और एक बार कर रहा है या बार बार कर रहा है। तो आपको लिखना चाहिए नामों के साथ कि सिंक जो है वो रेपिटेडली कॉल कर रहा है, रेपिटेडली कॉल्स, कौन से को कॉल कर रहा है बताइए। रीसेट। और जब भी And किसी continue. मॉड्यूल का नाम लिखते हैं, जब भी किसी मॉड्यूल का नाम लिखते हैं तो इस तरह ब्रैकेट लगाते हैं। रीसेट को कॉल कर रहे हैं, एंड देन कॉलिंग इनेबल्ड। अच्छा सर, ये अच्छा, आपने एरो की डायरेक्शन से पता लगाया कि पहले इसने क्या किया फिर क्या किया। हाँ जी, ये देखे ना, पहले इसने पहले लेफ्ट पे ये इन दोनों में से एक को कॉल कर रहा है, ये दोनों में से किसी एक को कॉल करेगा। ये सिंक, ये एरो की डायरेक्शन थी ना, ऐसे कर्व एरो था ये। अब सीन ये है कि इस डायग्राम को आप क्या कहते हैं, इस डायग्राम को आप कहते हैं टॉप टू बॉटम, टॉप बॉटम कहते हैं। जब आप डिजाइनिंग कर रहे होते हैं ना, अभी सॉफ्टवेयर पेपर पे स्केची है तो टॉप से बॉटम जाते हैं। लेकिन आशा आखिरी वाले का तो नाम ही लिखना भूल गया मैं, प्रोसीजर का। उसका नाम था प्रोसीजर वाले का इनिशियलाइज। तो मैं बता रहा ये था कि जब आप डिजाइन फेज में होते हैं तो आप पेपर वर्क करते हैं, जैसे आप एक घर बनाते हैं तो उसके पहले मॉडल पेपर पे बनाते हैं, तो इसी तरह सॉफ्टवेयर का मॉडल पहले पेपर पे बनाया। तो जब आप ऊपर से ब्रेक करते हुए नीचे जाते हैं तो इसको कहते हैं टॉप डाउन डिजाइन, कि आप ऊपर से नीचे की तरफ आए। और जब आप डेवलपमेंट शुरू करेंगे आगे जाके फ्यूचर में, तो आप सबसे आसान वाला मॉड्यूल पहले करना चाहिए या सबसे मुश्किल वाला पहले करना चाहिए, तो आप पिक करते हैं सबसे आसान वाला। तो सबसे आसान से आप शुरू करेंगे तो आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। तो यही डायग्राम डेवलपमेंट टाइम पे ये हो जाता है क्या, एट द एट द डेवलपमेंट टाइम, इसको हम कहते हैं बॉटम अप। ये बॉटम अप हो जाता है, और इसी को आप कहते हैं मॉड्यूलर डायग्राम। उसके सारे नाम मैंने ऊपर लिखे थे यहाँ पे। इसी को आप मॉड्यूलर डायग्राम कहते हैं, क्योंकि मॉड्यूल्स की पिक्चर आपको नजर आ रही होती है। इसी को स्ट्रक्चर चार्ट भी कहते हैं, और इसका एक और नाम भी होता है, इसको जैक्सन स्ट्रक्चर डायग्राम भी कहते हैं। अगर आप ए लेवल्स की बुक पढ़ेंगे पीएम हीट कोड की, तो वो इस डायग्राम को जैक्सन स्ट्रक्चर डायग्राम के टॉपिक से सिखाता है, जो कि ओल्ड सिलेबस में कभी रहा था। अब खैर उसकी बात नहीं करते, अब आपको ये याद होना चाहिए टॉप डाउन डिजाइन। एक आगे चीज आती है स्टेप वाइज रिफाइनमेंट। उसमें 2 काम होते हैं, एक तो ये कि ब्रेकिंग ऑफ मॉडल, ब्रेकिंग डाउन द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर टास्क या मॉड्यूल। हम मॉड्यूल में डिवाइड करते हैं, वो काम हम सर यहाँ भी एनालिसिस में भी होता है ना, ये एनालिसिस में भी होता है ना सर ये काम, स्टेप वाइज रिफाइनमेंट। मैंने ऊपर आपको बिल्कुल बताया था, बिल्कुल। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये डिस्कस करते हैं आप फुल डिटेल में, वी डिस्कस ईच स्टेज, डिस्कस ईच स्टेज इन डिटेल। तो आप एक एक मॉड्यूल को डिटेल में डिस्कस करेंगे, स्टेप वाइज में ये 2 काम हो रहे होते हैं।
स्टेप वाइज हम कहाँ पढ़ के आए ये देख लेते हैं चल के। यहाँ पढ़ के आए थे हम स्टेप वाइज रिफाइनमेंट, और ये इस वक्त कौन सा फेज चल रहा था, ये इस वक्त एनालिसिस चल रहा था। एनालिसिस में हमने देखा था स्टेप वाइज रिफाइनमेंट के जब हम सॉल्यूशन दे रहे होते हैं तो हमें इसकी जरा डिटेल्स बतानी होती है कि हम इसको किस तरह काम करेंगे। एक्चुअली करना इसको भी डिजाइन फेज में ही है, अगर फुल डिटेल हम इसकी प्रोवाइड करें तो डिजाइन फेज में जाता है ये भी, क्योंकि यहाँ पर स्टेप वाइज रिफाइनमेंट नहीं, यहाँ से डिजाइनिंग स्टार्ट हो गई थी। इसको थोड़ा सा आप चेंज कर लें, यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो गए थे ना, तो इसको आप थोड़ा सा चेंज कर लें। दोनों डिपेंड करता है कि आप जो है वो खाली अगर आप डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर एक सॉल्यूशन बनता था, वो स्टेप वाइज रिफाइनमेंट यहाँ पर हो रही है बिल्कुल एनालिसिस में। लेकिन अगर इसकी डायग्राम आप बना रहे हैं जो टॉप डाउन के तरीके से बनाई है आपने, खाली अगर डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो आप इसको एनालिसिस में रखेंगे, डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो एनालिसिस में रखना, और डायग्राम जब बना रहे हो तो डिजाइन में रखना। कौन सा डायग्राम? ये टॉप डाउन वाला। टॉप डाउन की एग्जामिनर बात करें तो आप डिजाइन में रखना, और जब आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हो तो फिर आप उसको एनालिसिस में देते हैं। बात समझ आ गई? जी सर। जी सर। जी सर। राइट, यहां से आगे बढ़ते हैं। सर आपने बोला कि हम उसको एनालिसिस में उस वक्त यूज करेंगे जब हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे हो। हाँ, आइडेंटिफाई कर रहे हो तो वहां पर एक चीज मैंने बताई थी, एक होती है फिजिबिलिटी रिपोर्ट, और उसमें हम जो है आप मुझे काम उस वक्त देंगे ना जब मैं आपको थोड़ा बताऊं कि मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा, क्या करूंगा, तो उसको कुछ डिटेल्स हम प्रोवाइड करेंगे। सही। सही है, वो डॉक्यूमेंट होती है, उसमें कोई डिजाइनिंग नहीं कर रहे होते, उसमें कोई डायग्राम नहीं बना रहे होते हम। ठीक है सर। तो टॉप डाउन वाली डायग्राम जब बनाओगे तो तुम डिजाइन फेज में रखना, और जैसे सना ने कहा था कि ये एनालिसिस में होता है तो उसकी बात ठीक है, वो डॉक्यूमेंट बनती है, आप टेक्स्ट फॉर्म में लिखते हैं, पैराग्राफ वगैरह लिखते हैं मॉड्यूल के बारे में। जैसे आपने डिसाइड किया कि एक मॉड्यूल होगा, इनपुट का एक होगा, आउट प्रोसेस का एक होगा। आउटपुट का तो आप क्या इनपुट करेंगे, क्या प्रोसेस करेंगे, क्या आउटपुट करेंगे, वो आप इन वर्ड्स लिखकर बता रहे होते हैं। सही। बाकी डिजाइन फेज के अंदर हमने ये सारी चीजें कर ली थी, तो हम पहुंचे थे स्टेट डायग्राम पे, फिर हम पहुंचे थे यहाँ पर, और यहाँ से फिर हमने ये डायग्राम सॉल्व किए, और स्क्रीन लेआउट रिपोर्ट लेआउट की मैं बात पहले कर चुका था। उसके बाद है कोडिंग में थोड़े पास पेपर के इसके क्वेश्चंस आपको और करा देता हूँ, ताकि आज हम जो है इसी पे ही फोकस करें, तो ये डायग्राम कंप्लीट कर लें, डायग्राम वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाए। अभी हम कौन से फेज में काम कर रहे हैं? अभी हम डिजाइन के कर रहे हैं ना। डिजाइन, क्योंकि डायग्राम बन रही है, डिजाइन फेज चल रहा है। When the guarantee on a computer system runs out, the owner can take out insurance to cover breakdown and repairs. इसका मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर है जिसको आपने, जिसकी गारंटी खत्म होने के बाद ओनर जो है वो इंश्योरेंस निकलवा लेगा, इंश्योरेंस से ब्रेकडाउन वगैरह, रिपेयर वगैरह जो भी होगा उसके जो है वो इंश्योरेंस पे कर देगी आपको। आपका लैपटॉप जो है वो अगर खराब हो गया है तो इंश्योर्ड अगर होगा तो उसके आपको पैसे मिल जाते हैं। जैसे गाड़ी भी आप इंश्योर्ड कराते हैं, दूसरी चीजें आप इंश्योर्ड कराते हैं, तो यू कैन ऑलवेज गेट देम रिपेयर्ड। The price of the insurance is calculated from the model, the age and the current insurance rate. जब भी इंश्योरेंस वाले की बात होती है तो उसको आपने तीन चीजें बतानी होती हैं कि आपके कंप्यूटर का मॉडल क्या होगा, और एज मतलब उसकी वारंट, मतलब कितने दिन की आपको वारंटी उसने दी है वेंडर ने, एक साल की दी है, 10 महीने की दी है, और इस वक्त करंट इंश्योरेंस रेट क्या चल रहा है। यानी अगर 1 लाख का वो लैपटॉप है या 2 लाख का लैपटॉप है तो उस पर आप कितनी पेमेंट करेंगे, फर्स्ट टाइम कितनी पेमेंट आप करेंगे मंथली, तो इस हिसाब से जो है इंश्योरेंस रेट से आपको पता लगता है। तो फॉलोइंग एन इंक्वायरी टू द इंश्योरेंस कंपनी, अब जब आप कॉल करते हैं इंश्योरेंस कंपनी इंक्वायरी के लिए, जानने के लिए कि आप कितने महीना पे करेंगे कि आपको
तो आपके कंप्यूटर के इंश्योरेंस मिल जाएगा। कस्टमर रिसीव्स द कोटेशन लेटर विद द प्राइस ऑफ द इंश्योरेंस, तो वो आपको एक कोटेशन लेटर देंगे और उसमें इंश्योरेंस प्राइस गिवन होगी। अब प्रोग्राम इज टू बी प्रोड्यूस्ड, और एक प्रोग्राम फिर जो है वो बना करके आपको देते हैं। यहाँ प्रोग्राम बनाने का मतलब ये है कि वो आपको वैल्यूज बता देंगे कि आपको 6 महीने की इंश्योरेंस करानी है, साल की करानी है, 5 साल की करानी है, तो उस हिसाब से वो आपको पूरा प्लान बना के दे देंगे। अब इंश्योरेंस की जब हम बात करते हैं, इंश्योरेंस पे जब आप पहली मर्तबा कॉल करते हैं तो वो आपको देते हैं पॉलिसी नंबर, क्योंकि इंश्योरेंस वाले क्या सेल करते हैं, सर्विसेज, तो वो पॉलिसी सेल करते हैं। जो भी उनसे आप पॉलिसी खरीदेंगे तो वो पॉलिसीज को सेल करते हैं। तो ये इंश्योरेंस पॉलिसीज वो बेचते हैं, गाड़ियों की इंश्योरेंस या घर की इंश्योरेंस, जो भी आपको चाहिए। तो पॉलिसी नंबर यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है, इससे आइडेंटिफाई हो जाता है कस्टमर। जैसे अगर आप स्कूल का बच्चे हैं तो आपका रोल नंबर होगा, बैंक में है तो अकाउंट नंबर होगा, एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय नंबर होगा, सुपरमार्केट में प्रोडक्ट नंबर होता है। तो यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी पॉलिसी नंबर। अब ये डायग्राम एग्जामिनर ने आपको दी है और इस डायग्राम को आपको फिलअप करना है, तो कैसे फिल करेंगे? इधर आते हैं मॉड्यूल, बड़े बॉक्सेस में मॉड्यूल आते हैं सारे, इन सब में मॉड्यूल्स आते हैं। और मॉड्यूल के अलावा जितने भी एरोज आपको नजर आ रहे हैं, उन एरोज में आपको डालना होता है पैरामीटर, तो वो आप पैरामीटर डाल रहे होते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर है? मैंने क्या बताया, रेक्टेंगल में क्या जाता है? मॉड्यूल्स। मॉड्यूल चाहते हैं। ठीक है, अब हम क्या करें कि इस डायग्राम को हम यहाँ से उठा लें और इधर रख लें, और यहाँ से एग्जामिनर ने हमें चीज ही दी हुई है, पैरामीटर और मॉड्यूल्स दिए हुए। तो ये पैरामीटर एंड मॉड्यूल्स जो है ये हमें इधर फिट करना है। कौन सी चीज कहाँ फिट होगी हमें देखना है अब। चलें जी, तो सबसे पहले मॉड्यूल के बारे में सोचें कि इसमें से कौन सा मॉड्यूल कहाँ जाएगा। इसमें से मैं आपसे पूछूं मेन मॉड्यूल कौन सा है या प्रोग्राम का नाम कौन सा है इन चारों में से? Which one is the name of the program? क्या चीज के लिए आपने इंश्योरेंस कंपनी फोन किया था? क्या चाहिए आपको इन चारों में से? इसमें कोटेशन कोटेशन चाहिए थी, तो यहाँ पर होगा सी, कोटेशन। फिर मैंने बताया था लेफ्ट पे इनपुट होता है, फिर प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट होता है, तो बताएं इधर क्या जाएगा? यहाँ पे डी जाएगा। ये डी हो गया, ठीक है। यहाँ पर प्रोसेस आना चाहिए। प्रोसेस कौन सा? कैलकुलेट प्राइस, बी। बी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और जो लास्ट वन रह गया वो इधर आ जाएगा, वो कौन सा है? दैट इज ए, ठीक है जी, ये हो जाएगा। उसके बाद ये तो हो गया, खलास खत्म, इसकी बात खत्म हो गई है। इसको हम यहाँ से निकाल देते हैं, दिस डन दिस। अब वो कह रहा है कि यूजिंग द लेटर्स ई टू जे कंप्लीट द लेबलिंग ऑन द चार्ट ऑपोजिट। सम ऑफ दीज लेटर्स विल बी यूज्ड मोर देन वंस। कुछ ऐसे होंगे जो मोर देन वंस होंगे, तो पहले इसकी बात आप कर लें, पहले इसकी बात कर लें। डी क्या था? इनपुट कर रहे हैं कस्टमर डिटेल, तो सबसे पहले इंश्योरेंस वाले को क्या चीज चाहिए? आप उसको क्या, कस्टमर का नाम नहीं चाहिए। जब आप उसको कॉल करें, मॉडल सर एज बिल्कुल आपको चाहिए उसका
उसकी मॉडल चाहिए, तो किसी को भी आप मॉडल बना दें। जी आपने इसको बना दिया। एज चाहिए, एच हो गया। एक और चीज बताइए क्या चाहिए। जब आप उसको कॉल करते हैं तो वो कौन सा नंबर देता है आपको, कौन सा नंबर असाइन करता है? पॉलिसी नंबर। हाँ, क्योंकि आपको वो नाम से नहीं जानते, क्योंकि अम्मार नाम के तो बहुत सारे क्लाइंट हो सकते हैं, तो वो आपको जानते हैं आपके पॉलिसी नंबर से। तो जब कभी फ्यूचर में आप उनके साथ कन्वर्सेशन करते हैं तो यू ऑलवेज गिव देम योर पॉलिसी नंबर एंड दे टेक आउट योर रिकॉर्ड, सो दे आइडेंटिफाई यू बाय योर पॉलिसी नंबर। अब इसमें से जो चीजें बाहर निकली है वो वापस से रिपीटेडली इनपुट हो सकती हैं। प्रीमियम रेट कैलकुलेट, प्रीमियम रेट चाहिए, और हमें दो चीजें और चाहिए जिसके बेस पे यहाँ से कुछ बाहर निकलेगा कैलकुलेट होके। ये एक तो प्रोसेस पॉलिसी चार्ज हो गया, एक तो आई पॉलिसी चार्ज, पॉलिसी चार्ज तो आउट हो जाएगा, ये तो कैलकुलेट होके मिलेगा आपको। जी वेरी गुड। और इनपुट क्या होगा? पॉलिसी चार्ज किस चीज पे बेस करता है? प्रीमियम पे और एज पे, क्या एज है, एज पे, और एज जो था वो था एच। वेरी गुड। और मॉडल पे भी करता है, हर मॉडल के हिसाब से डिफरेंट तो होगी। जो चीजें आपने इनपुट की थी उन्हीं में से ढूंढना था आपको, और दूसरा आपने कहा मॉडल यानी जी। सो दैट्स वेरी गुड, आपने बिल्कुल ठीक प्रिडिक्ट किया है। अब आपको मॉड्यूल ए के वक्त यानी कोटेशन जब मिलेगी तो उस कोटेशन को आप रिसीव करेंगे या तो अपने घर के पते पे, लेकिन यहाँ घर का एड्रेस तो कहीं भी नहीं है इधर, ईमेल है ना, कस्टमर ईमेल, ईमेल है। तो एक तो ये कि आपको ईमेल मिल जाएगी, और ईमेल मिलेगी तो उस पर क्या इंफॉर्मेशन होगी? पॉलिसी नंबर, आपका नाम भी होगा, कस्टमर नेम। करेंगे। पॉलिसी नंबर होगा आई। वेरी गुड। पॉलिसी नंबर क्या है? जे है। पॉलिसी नंबर जे हो गया। वेरी गुड। और मॉडल जी, जी की अब कस्टमर नेम, जरूरत, देखें जी की अब ये होगा जरूरत सर, नहीं है। नाम भी तो होगा। नाम भी होगा, क्योंकि जो ईमेल की जाती है वो नाम से उसको एड्रेस किया जाता है। तो जे हमने रखा है, और पॉलिसी पॉलिसी नंबर, चार्ज, पॉलिसी चार्ज, और नाम, और क्या? ईमेल, ईमेल। एफ, एफ भी हो गया। रह क्या गया? आई, पॉलिसी चार्ज, पॉलिसी चार्ज रह गया है। ठीक है, आ इधर आ जाएगा। गॉट इट। सही है सर। तो जे ई एफ आई जो है ये चाहिए आपको। जे ई एफ आई कहीं पर भी लिख दें आप, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने ई पहले लिख दिया, आई बाद में लिख दिया, ऊपर जे साइड पे लिख दिया, एफ आपने नीचे लिख दिया, चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से टॉप डाउन डिजाइन बनता है। मगर ये जो टॉप डाउन डिजाइन है ये एक जनरल एग्जाम्पल से लिया था एग्जामिनर ने। पता नहीं वो क्यों समझता है कि ए लेवल्स के बच्चे जो हैं वो इतने एक्सपर्ट है कि उनकी जनरल नॉलेज इंश्योरेंस की भी हो, किसी भी बिजनेस के बारे में वो जानते होंगे। तो आइडियली ये उनके लिए था जो इंश्योरेंस का काम जानते हो, या इंश्योरेंस का भी उन्होंने कराई हो तो उनको पता होगा। और कौन रह गया? सना सिस्टम एसएन। सर इंश्योरेंस के अलावा और क्या एग्जांपल दे सकते हैं इसके लिए? किसकी? अभी तो बहुत आ रही है आगे, ये पूरी डॉक्यूमेंट 11 पेज तक चल रही है। यहाँ पे इसका सोल्यूशन, यहाँ पे इसका सोल्यूशन मौजूद था। ठीक है, इनमें से कोई भी दो अगर करेक्ट होते तो एग्जामिनर आपका आंसर सही मान लेता है। इनमें से कोई भी तीन ठीक होंगे तो इंसान एग्जामिनर आपका आंसर ठीक मानेगा। तो ये आ गया, अब आप मैच कर सकते हैं। गॉट इट? जी सही सर। सर। जी सर। चलिए जी, इससे आगे बढ़ते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें ये कह रहा है, अ फ्लोर कंपनी प्रोवाइड फॉर ईच कस्टमर एन एस्टिमेटेड प्राइस फॉर अ न्यू जॉब। एक फ्लोरिंग कंपनी है जो टाइल्स वगैरह लगाते हैं, फ्लोरिंग कंपनी, फ्लोर बनाते हैं। वो हर कस्टमर को एस्टिमेट दे रहे हैं उनके नए जॉब का, नया काम का। ईच जॉब इज गिवन अ जॉब आईडी। जिस तरह अभी हमने देखा था पॉलिसी नंबर था, तो यहाँ पर एहसन साहब एक बहुत बड़े जो है वो कॉन्ट्रैक्टर हैं, और इनके पास क्लाइंट्स आते हैं और इनको वो फ्लोरिंग के जॉब देते हैं। किसी को अपने ड्राइंग रूम में फ्लोरिंग करानी है, किसी को अपने
जनाब किचन में करानी है, किसी को पूरे घर में करानी है, तो वो जॉब आईडी असाइन कर देंगे उस कस्टमर को। तो जॉब कॉस्ट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द लेंथ नियरेस्ट मीटर, यानी इंटीजर में होगी, एंड विड्थ भी नियरेस्ट मीटर में होगी of the room. The process of calculating the price is as follows. The floor is calculated with 18% added to allow for wastage. ये 18% वेस्टेज भी साथ लगाना है, और 18% वेस्टेज इसलिए कि जब टाइल लगाते हैं तो कुछ टाइल टूट भी जाते हैं, तो वो 18% कॉस्ट थोड़ी ज्यादा लगा के देंगे। जॉब कॉस्ट इज कैलकुलेटेड एट $50 पर स्क्वायर मीटर, तो पर स्क्वायर मीटर की कॉस्ट ये होगी। अब एग्जामिनर ने इसके अंदर आपको ये बताया कि जनाब यहाँ पर आपने बताना है कि क्या चीजें आप यहाँ पे लिखेंगे। कुछ चीजें यहाँ से देखें इनपुट हुई हैं और वही यहाँ पर रीयूज होंगी, और हो सकता है जो आगे तक भी हो वो आपने इनपुट किया होगा जब भी वो इंफॉर्मेशन आगे तक पहुंचे। आपके इसमें ही हिंट मौजूद है। तो क्या डेटा आप इनपुट करेंगे यहाँ पे? जॉब कॉस्ट वीक। जॉब कॉस्ट इतनी जल्दी कैसे होगी? जॉब कॉस्ट तो यहाँ कैलकुलेट हो रही है, इनपुट के टाइम पे क्या होगा? सर अगर जॉब कस्टमर एक नेम है तो बेटा फिर एक मिनट ठहरो, एक मिनट ठहरो सना। जॉब कॉस्ट अरीब कैलकुलेट होती है, इनपुट नहीं होती। इनपुट क्या बताओ सोच के? जी सना आप क्या कह रही थी? सर कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी नाम की कोई चीज नहीं थी हमारे पास, जॉब आईडी थी। आपका कहने का मतलब है जॉब आईडी? जी सर। ठीक है, तो जॉब आईडी लिख लेते हैं। फिर अब क्या चीजें इनपुट हुई हैं यहाँ पर, या जो कि आगे पास ऑन हुई है? देखो ना, आगे पास ऑन हुई है इसके अंदर। जॉब आईडी आपने उठा लिया यहाँ से, लेंथ और विड्थ। सर ये सवाल आप मुझे समझ नहीं आया। भाई तुम जो है फ्लोरिंग करके दोगे मुझे, तो मैं तुम्हें बताऊंगा ना मेरे कमरे का साइज क्या है जिसमें फ्लोरिंग करनी है, हम्म, तो लेंथ और विड्थ बतानी पड़ेगी। तो नहीं, मेरा कोई नाम भी है, तो मेरा नाम एग्जामिनर ने रखा हुआ है कि जनाब मैं कस्टमर हूँ, तो कस्टमर अपना नाम बताएगा, लेंथ और विड्थ बताएगा, और आप उसको जॉब आईडी असाइन कर देंगे। ये चीजें इनपुट होंगी। जब इनपुट होंगी तो वो आगे पास ऑन हो रही है, कैलकुलेट हो रही है जॉब कॉस्ट कैलकुलेट करते वक्त हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं है सिवाय लेंथ और विड्थ की, क्योंकि इनको आप मल्टीप्लाई करके और फिर जॉब कॉस्ट निकाले। पहले साइज को निकालेंगे, लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करके साइज निकालेंगे, और साइज को निकालने के बाद फिर आप इस पे जॉब कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ से जॉब कॉस्ट कैलकुलेट हो गया। अब ये काम कैसे करेंगे वो यहाँ नहीं बताना, ये कोई प्रोग्राम नहीं है, ये सिर्फ डायग्राम है कि इन दो चीजों पे बेस करते हुए जॉब कॉस्ट कैलकुलेट होगी। अब आप फाइनल स्टेज पे आ गए, कस्टमर को आप क्या भेजेंगे? कस्टमर का आपका नाम, कस्टमर को आप भेज रहे हैं, उसका नाम आप कह रहे हैं, कस्टमर नेम होगा, और क्या होगा? जॉब कॉस्ट। और जॉब कॉस्ट आप बता देंगे कि भाई तुम्हारा जो है वो इतनी कॉस्ट आएगी। वेरी गुड। तो सर ये नीचे लिखना था ना, यहाँ ऊपर तो नहीं लिखना था? इससे फर्क नहीं पड़ता, आप नीचे कहाँ, जगह ही नहीं है, इसके ऊपर लिख दो यहाँ पर, इसके नहीं, ये नीचे नीचे लिख। ABCDE जो नहीं ये नीचे। तो वो तो नीचे तो आप लिखेंगे, मैं तो आपको वैसे ही उधर सॉल्व करके दिखा रहा था ना, तो अब सही। तो यहाँ लिखेंगे आप। तो ए आपने कहा विद है, और बी लेंथ है। बी हमने लेंथ बोल दिया, बी हमने लेंथ बोल दिया, और सी सी हमने जॉब जॉब आईडी। आईडी, जॉब आईडी बोल दिया, डी डी है। हमने हमने कस्टमर नेम नेम, बोल दिया। कस्टमर नेम होगा ना सर? कस्टमर नेम है, नेम कस्टमर नेम है जी, बिल्कुल कस्टमर नेम है, और कस्टमर नेम है, उसके बाद आ गई जॉब कॉस्ट। जॉब कॉस्ट। और इधर आ गई है जॉब कॉस्ट। इसको नेम बोले कस्टमर नेम बोले एक ही बात है, क्योंकि ऊपर कोई ऐसी चीज प्रोवाइडेड नहीं है। लेकिन अंडरस्टूड है यहाँ पे क्या? सब लिखा हुआ है ना इसमें। हाँ, तो ये कस्टमर नेम हो गया, क्योंकि यहाँ जो इनपुट किया है एग्जैक्टली वही आपको लिखना है। तो हमार की बात बिल्कुल ठीक है, गुड पिक ऑफ योर्स। तो ये जो है 5 मार्क का क्वेश्चन था, ये हुआ कंप्लीट। अब इसको भी हम चेक कर लेते हैं कि इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता था, यानी इसमें अगर जॉब आईडी इसको कर दिया, लेंथ ऊपर कर दिया या विद ऊपर कर दिया, इससे फर्क नहीं पड़ता। इसमें जॉब कॉस्ट यहाँ लिख दिया, कस्टमर नेम नीचे लिख दिया, उससे फर्क नहीं पड़ता है। यही वजह है कि देखें आप इसको अच्छी तरह गौर करें, विद लेंथ एंड जॉब कॉस्ट और कस्टमर नेम एंड जॉब कॉस्ट नीचे आ रहे हैं।
विद लेंथ और आईडी एबीसी है। तो ये यहाँ पे देखें विद लेंथ और जॉब आईडी एबीसी हो गया, और ये कह रहा है एनी ऑर्डर, यानी इसमें ऊपर नीचे कर सकते हैं आप। और आगे जो है हमने क्या सेलेक्ट किया था, कस्टमर का नाम और जॉब कॉस्ट, तो उसको भी आप डी को आप नीचे कर दें, ई को ऊपर कर दें, चलेगा। यानी डी की जगह पे आपने जॉब कॉस्ट लिख दिया और ई की जगह पे आपने कस्टमर नेम लिख दिया हो तो चलेगा। गॉट इट? अच्छा, ये जो सवाल है, इस सवाल के अंदर हमें एग्जामिनर कह रहा है द प्रोसीजर बिलो इज वन ऑफ द मॉड्यूल शोन ऑन द स्ट्रक्चर चार्ट, पैरामीटर कैन बी पास्ड बाय वैल्यू और बाय रेफरेंस। अगर आप भूल गए कि बाय वैल्यू क्या होता था, बाय रेफरेंस क्या होता था, तो आपको मेरे पेपर 2 के अंदर वो वीडियो देखनी चाहिए। मानो ये एक प्रोसीजर है और इस प्रोसीजर के अंदर हम दो पैरामीटर डाल रहे हैं, ए और बाय बी। वैल्यू में वो होता है ना कि वो डायरेक्ट वैल्यू जाती है, उसकी कॉपी नहीं बनती। बाय रेफ में जो उसकी कॉपी बन जाती है, ए में कॉपी बनती है बाय, और बी जो है बाय रेफ जो है, बाय रेफ में क्या होता है, ए की लोकेशन के दो नाम होते थे। सही है, ए की लोकेशन के दो नाम होते थे, यानी लोकेशन ये है, इसके दो नाम होते थे ए, और इसके दो नाम कौन से हैं, इसके दो नाम आपने रख दिए बी और सी सपोज। जबकि बाय वैल्यू होता है उसमें कॉपी बनती थी, यानी ए की दो कॉपियां बनती थी, ए की दो कॉपियां बनती थी, एक लॉस्ट हो जाती थी और एक रह जाती थी। अब ये इस तरह समझ में नहीं आएगा अभी, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग करके मैंने दिखाया था आपको लास्ट टाइम, याद होगा। फिलहाल मैं इस पे फोकस जी सर करता हूँ। मुझे याद आ गया। आपको याद आया है? जी सर। वरना यहाँ पर याद दिलाना पड़ेगा आपको, टाइप करके प्रोग्राम बना के याद दिलाना पड़ेगा आपको। नहीं नहीं आया। यहाँ पर बना लेते हैं एक छोटा सा प्रोग्राम जनाब। तो हमें प्रोसीजर लिखना है, तो प्रोसीजर लिखने के लिए हम करते हैं सब, और मुझे प्रोसीजर लिखना है कैलकुलेट जॉब कॉस्ट, और इसके अंदर हमें देना है बाय रेफ जॉब कॉस्ट, और इसको हम कर रहे हैं बाय रेफ जॉब कॉस्ट कॉमा एज इंटीजर, और उसके बाद जो है हम कर रहे हैं बाय डिफॉल्ट बाय वैल्यू होता है, और हम कर रहे हैं लेंथ एज इंटीजर कॉमा विद एज इंटीजर। ये तीन चीजें हमने यहाँ रखी हैं। अब हमें जॉब कॉस्ट जो है यहां से इक्वल करनी है किसके, हमने लेंथ इनटू विड्थ करनी है। सपोज लेंथ इनटू विड्थ करना है, और हमारे पास इसका रेट था कि मल्टीप्लाई बाई कितना था, सर $50, 18%। $50 था। तो $50 था, और उसमें प्लस करना था हमें 18%, मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 18। ठीक है, अब यहां से मैं चाहता ये हूं कि इधर से जब मैं इसको कॉल करूं तो मैं लिखूंगा कैलकुलेट जॉब कॉस्ट, यहां से कॉपी पेस्ट कर लेता हूं यार, कैलकुलेट जॉब कॉस्ट, और यहां से मैं भेज रहा हूं जनाब 0 कॉमा लेंथ भेज रहा हूं 10 कॉमा 10, और उसके बाद मैं प्रिंट कराऊंगा इधर। प्रिंट कराने के लिए कंसोल डॉट राइट लाइन, और मुझे इसको प्रिंट कराना है। एक काम और करते हैं बेटा, यहाँ पे वेरिएबल लेते हैं तीन। एक हमारी जॉब कॉस्ट हो गई है जेसी, एक हमारा हो गया है जेसी के साथ लेंथ, एक हो गया विड्थ एज इंटीजर। तो यहाँ पर हम जेसी कर लेते हैं, जेसी को, और इधर कर लेते हैं लेंथ, इधर कर लेते हैं हम विड्थ।
पास ऑन होंगे पैरामीटर। तो जेसी को हम इक्वल कर रहे हैं 0 के, जबकि लेंथ को हमने इक्वल कर दिया किसके, 10 के, और विड्थ को इक्वल कर दिया हमने किसके, 10 के या 5 के, जो भी है। अब ये किस तरीके से काम करता है पहले देखते हैं, काम करता भी है कि नहीं। हमने प्रिंट कराना है जेसी, देखते हैं सर वैल्यू। इसका ज़ूम होगा। ये बिल्कुल कैलकुलेट करके ले आया। अगर तो मैं इसको बाय रेफ नहीं रखूंगा, देखो बाय वेल रखता हूँ, तो रिजल्ट नहीं आएगा, 0 आ रहा है। और इसको बाय वेल का हटा के बाय रेफ कर दूंगा तो रिजल्ट आएगा। ऐसा क्यों हुआ ऐसा? अब अरीब ने हमारे साथ ये प्रोसीजर वगैरह नहीं पढ़े थे, तो मैं इसलिए थोड़ा इसको रिवाइज कराते हुए जा रहा हूँ। सही। और ये है भी चीज थोड़ी टेढ़ी, तो बच्चे भूल जाते हैं। यहाँ पे हमें कॉल भी लगा सकते हैं, हम कॉल लिख सकते हैं चाहे तो, प्रोसीजर को कॉल करते हैं। जब आपने कहा कैलकुलेट जॉब, तो ये यहाँ जाएगा कैलकुलेट जॉब में, और अपने साथ 3 चीजें लेके जा रहे हैं। जेसी की वैल्यू है 0, उसके बाद एल और विथ यानी 10 और 5 भी लेकर आएगा, 10 और ये 3 चीजें लेकर आ रहा है। तो इन 3 चीजों को रखने के लिए 3 अलग अलग वेरिएबल बनाए हमने इधर। तो ये वैल्यूज इस तरह जाके ट्रांसफर हो जाएगी। बाय डिफॉल्ट तो बाय वैल्यू होता है, मगर इसको हमने बाय रेफ किया है। तो अब होगा क्या कि आपके कंप्यूटर की मेमोरी में ये 3 वेरिएबल थे जो मेन प्रोग्राम के हैं, और ये 3 वेरिएबल हैं जो कि ऊपर प्रोसीजर के हैं। जो बायरेफ वाला होता है ना, वो एक्चुअली सेम वेरिएबल के 2 नाम होते हैं, और बाकी जो लेंथ और विड्थ था ये अलग अलग कॉपी होंगे। लेंथ एक अलग वेरिएबल है, लेंथ एक अलग वेरिएबल है, और विड्थ एक अलग वेरिएबल है। बात की समझ आ रही है मेरी? क्योंकि ये बाय वेल है। जी सर। अब क्या होगा जब आपने यहाँ मेन प्रोग्राम से आपने कहा था 10 और 5 आपने ऊपर भेजा है, तो लेंथ में आप जॉब कॉस्ट में क्या है, अब जॉब कॉस्ट में तो 0 ही था, वो 0 ही रहा। जॉब कॉस्ट और जेसी एक ही चीज है। आपको अगर नजर नहीं आ रहा तो इसको बढ़ा भी देता हूँ। जॉब कॉस्ट एंड जेसी एक ही चीज है। और जो आपने ऊपर ला के 10 इसके अंदर स्टोर किया था लेंथ में, वो 10 यहाँ आ गया। विड्थ जो है यहाँ 5 हो गया है। उसके बाद ये कैलकुलेशन हुई लेंथ इंटू विड्थ, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 5 50 हो गया, और फिर मल्टीप्लाई बाई 50 फर्दर किया, और फिर मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 100 के, तो इससे वैल्यू आ गई, रिजल्ट आ गया। इससे जो हमारा रिजल्ट था वो जाके स्टोर हुआ है किसमें, जॉब कॉस्ट में। तो यहाँ कोई रिजल्ट आ गया, तो अब 0 नहीं रहा, यहाँ रिजल्ट आ गया 3948 समथिंग जो भी था। सही है। अब क्या होगा जैसे ही एंड सब आएगा, एंड सब के आने पर क्या क्या होगा जरा देखते जाइए। जो इस प्रोसीजर में वेरिएबल क्रिएट हुए थे, प्रोसीजर में जो वेरिएबल क्रिएट हुए थे, जैसे ही एंड आएगा तो ये वेरिएबल क्रिएट हुए थे, ये दोनों वेरिएबल ये वाला और ये वाला खत्म हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, यानी ये वेरिएबल यहां से निकल जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो गए, खत्म हो गए। और क्या होगा कि ये रिटर्न करके एंड सब जाएगा नेक्स्ट लाइन पे। अच्छा, ये 2 वेरिएबल भी खत्म हो गए, और तीसरा जो वेरिएबल था जॉब कॉस्ट, उसका उसके 2 नाम थे ना, तो जो ऊपर नाम हमने दिया था यहाँ पे जॉब कॉस्ट, वो नाम भी खत्म हो जाएगा। जब हम इधर आए हमने प्रिंट किया जेसी, तो एक्चुअली जेसी चेंज हो चुका है। जेसी जॉब कॉस्ट भी था, जेसी भी था, मगर इसके रिजल्ट सेम ही थे दोनों के। दोनों एक लोकेशन के 2 नाम थे, एक जेसी था और एक जॉब कॉस्ट था। जॉब कॉस्ट तो चला गया, मगर ये बाकी रहा। आपको मेरी बात की समझ आ रही है? फिर से जी समझा सर। फिर से जी समझा सर। देता हूँ फिर से समझा देता हूँ ये वाली बात आपको। इसमें आपको जो ध्यान में रखना होता है वो ये
कि यहाँ के जो भी वेरिएबल हैं, यहाँ के जो भी वेरिएबल हैं, ये वाले, ये सब खत्म हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं, लोकल वेरिएबल कहलाते हैं। ये सारे लोकल वेरिएबल कहलाते हैं। जॉब कॉस्ट, लेंथ और वेट ये हेडर में है, ये लोकल है, ये जीरो हो जाएंगे जैसे ही एंड होगा तो। मगर क्योंकि आपने इसको बाय रेफ लिखा हुआ है तो ये अपनी वैल्यू को प्रिजर्व रखता है। कैसे? इसका कनेक्शन इस वेरिएबल के साथ है। सीक्वेंस में देखें तो इसका कनेक्शन जेसी के साथ है। तो जेसी एंड जॉब कॉस्ट एक ही लोकेशन के दो नाम है। वो डायरेक्ट मेमोरी में चेंज हो रहा होता है, इसलिए जब आप घूम के वापस आते हैं तो आपको रिजल्ट मिल रहा है। अब आप समझ गए बात को? जी सर। बाकी दोनों जीरो हो जाएंगे क्योंकि वो बाय वेल थे। जी सर। तो एग्जामिनर यहाँ पर ऐसा ही कुछ कह रहा है। जब तुम्हें पेपर में करने को कहेगा तो पेपर में आप प्रोग्रामिंग तो नहीं करते, पेपर में तो आप इसके स्यूडो कोड लिखेंगे। जब आप स्यूडो कोड लिखेंगे तो किस तरह लिखते हैं, बोलना शुरू करें। तो सबकी जगह पे आप लिखते हैं प्रोसीजर, एंड सबकी जगह आप लिखते हैं एंड प्रोसीजर। ठीक है। कैलकुलेट जॉब कॉस्ट वैसे ही रहेगा, वैसे ही रहेगा, यहाँ कॉलन लग जाएगा। लेंथ और विड्थ क्योंकि दोनों इंटीजर है तो हम दोनों को एक साथ डिक्लेयर कर सकते हैं। लेंथ कॉमा कॉलन, एस की जगह पे कॉलन लगा सकते हैं। इंटीजर को हम करेंगे कैपिटल में, इस वाले इंटीजर को भी हम कर देंगे कैपिटल। अब नीचे जो है ये इज इक्वल टू के बजाय एरो लग जाएगा। और यहाँ पर जो है ये जो है, अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं करें, इसके अंदर भी प्रोसीजर है, ये भी एक। प्रोसीजर में एंड और यहाँ पर एक गलती हुई है, यहाँ पे इक्वल की जगह पे एरो लगेगा। यू आर राइट अम्मार। डिम की जगह पर इधर आ जाएगा डिक्लेयर, और यहाँ पर आ जाएगा कोलन, यहाँ आ जाएगा इंटीजर कैपिटल में। यहाँ पे एरो आ जाएंगे, इधर भी एरो आ जाएगा, इधर भी एरो आ जाएगा। कैलकुलेट जॉब कॉस्ट ऐसे हो जाएगा, आएगा ना सर। ये आउटपुट आ जाएगा। इसको कॉल लिख के आउटपुट कराएं या कॉल के बगैर कराएं? एएस में तो कॉल के साथ कराते हैं, A2 के पेपर में कॉल के बगैर। और ये एंड सब हो गया, एंड प्रोसीजर हो गया। और ये याद रखें, और आपको ये भी याद दिलाता चलूं कि जहां से कॉल करते हैं तो ये ऊपर जाता है, चलाएगा चलाएगा चलाएगा, जैसे ही एंड होगा तो ये उस लाइन पे वापस नहीं जाता जहां पे कॉल हुआ था, इसके बाद वाली लाइन पे आता है हमेशा। जब एंड होगा ये तो ये नेक्स्ट लाइन पे वापस आएगा इधर। अगर होता फंक्शन तो सेम लाइन पे वापस आता। सही। ठीक है, मैं वापस सवाल पे आता हूं अपने पीछे। तो इस सवाल में जो है ना, आपको करना ये था कि एग्जामिनर आपसे चाहता है कि आप इसको हेडर लिख के दिखाएं। इसका हेडर लिख के दिखाइए। आपको इसका हेडर लिख के दिखाना था। जो अभी हम करके आए काम है, एक्चुअली मैंने वो करके ही दिखा दिया आपको। तो जॉब कॉस्ट हमें चाहिए, आपको सिर्फ हेडर लिखना था, सारी प्रोग्रामिंग हुई भी थी, आपको बस खाली ये वाला पार्ट इसका सॉल्व करके देना एग्जामिनर को, ये नहीं था इसमें। वो कह रहा है कैलकुलेट जॉब कॉस्ट में क्या क्या चीज होंगी, तो यहाँ देखें उसने हिंट दिया हुआ है, जॉब कॉस्ट है, लेंथ है, विड्थ है। जब ये प्रोसीजर खत्म होगा तो अपने साथ क्या वापस लेके जाए इन तीनों में से? जॉब कॉस्ट या लेंथ या विड्थ, क्या लेके जाए वापस? जॉब कॉस्ट। और प्रोसीजर वापस कुछ लेके जाता नहीं है, तो जो प्रोसीजर को जब अगर आपने प्रोसीजर कुछ वापस खुद ही करता नहीं है, फंक्शन तो करता है, फंक्शन रिटर्न करता है। तो प्रोसीजर से अगर आप कोई चीज वापस चाहते हैं तो आपको बाय रेफ लगाना पड़ता है उसके लिए। सही, ताकि उसकी ओरिजिनल वैल्यू चेंज हो जाए। हाँ, तो आप लिखते हैं बाय रेफ जॉब कॉस्ट, क्या लिखोगे बोलो? कॉलन ये है इंटीजर या रियल। हाँ, ये रियल हो गया। उसके बाद कॉमा, और फिर दूसरा पैरामीटर आप बताएंगे कौन सा? लेंथ, और फिर कॉमा, और फिर विड्थ, और फिर कॉलन। लेंथ के बाद कॉलन, कॉमा, इंटीजर, कॉमा, विड्थ, ये भी इंटीजर, कॉलन, इंटीजर। तो ये इस तरह से हो जाता। ठीक है, और यही काम यहाँ किया हुआ था एक्चुअली। वो प्रोसीजर मैंने काटा हुआ है क्योंकि ऑलरेडी लिख के दिया एग्जामिनर ने। बाकी आपको खाली कॉमा लगा के बताना था कौन सी चीज बाय रेफ होगी, कौन सी बाय वेल होगी।
तो लेंथ और विड्थ तो हम वापस लेना नहीं चाहते, हम तो कॉस्ट वापस चाहते हैं, कैलकुलेट करके यहाँ से हमें मिले मेन प्रोग्राम में वापस कॉस्ट। तो इस तरह हमने प्रोसीजर, टेक्निकली ये वापस तो नहीं जा रहा है, ये उसी लोकेशन को अपडेट हो रही है। हाँ उसी लोकेशन पे अपडेट हो रहा है, बिल्कुल ठीक है आपका, सही है। तो यहाँ पर जो ये वैल्यूज थी, यहाँ पर जो ये वैल्यूज थी, ओरिजिनल वैल्यू रिमेन द सेम, जबकि यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू इज चेंज, जेसी की ओरिजिनल वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक सर। जी सर। ठीक है, आगे अब जैसे ये दिया हुआ है कि the structure chart shows the part of the design of a program for an online shopping system. The user has already added a number of products to their virtual basket. तो आप जाते हैं अमेजोन पे, जाते हैं दराज पे, जाते हैं या टेमू पे जाते हैं और उधर जाके आप ये खरीदते हैं, तो मॉडिफाई करते हैं, आप बास्केट में चीजें डालते रहते हैं, ये तो एक रिपीटेड प्रोसेस होता है। प्रोडक्ट आप डाल रहे हैं, तो आपको ये लेबलिंग करके दिखानी थी, मैंने इसको ऑलरेडी सॉल्व किया है। एक क्या चीज है इसके अंदर, तो आपको यहाँ पर टिक लगाने थे ऐसे, 7:20 हो गए हैं। कोई क्लास है तुम्हारी अभी? जी सर, मेरी मैथ की क्लास है। बस चलो, तो फिर ऐसा करो, तुम लोग खुद सॉल्व करना, अब तुम्हें समझ आ गई है। तो एक क्या चीज है, प्रोडक्ट आईडी है, क्योंकि प्रोडक्ट में प्रोडक्ट आईडी जाती है, यहाँ पे रिमूव करना होगा जब प्रोडक्ट, तो वापस से हमें बताना पड़ेगा कौन सी प्रोडक्ट को बास्केट से रिमूव करना है, फिर हम बताएंगे कि वो रिमूव हो गई है या नहीं। तो ये बूलियन है, तो ये सी जो है बूलियन है, रिमूव हो गई है या नहीं, सी इज द बूलियन थिंग। उसके बाद डी जो है, डी और ई क्या चीज है, डी और ई क्या चीज है, तो यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा कि चेंज ऑफ प्रोडक्ट, ये डी और ई के अंदर, तो ये प्रोडक्ट आईडी है, और ई क्या चीज है, ई जो है वो क्वांटिटी है, प्रोडक्ट आईडी एंड क्वांटिटी होगा, और इससे निकलेगा क्या, चेंज द प्रोडक्ट क्वांटिटी। अगर आप कभी मॉडिफिकेशन करेंगे, क्वांटिटी कम चाहिए ज्यादा चाहिए, तो आप क्वांटिटी चेंज करें, तो उससे यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा कि क्वांटिटी अपडेट हो गई है या नहीं, ये फ्लैग है, ठीक है। तो बाकी के क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करना, बल्कि सॉल्व भी हुए हैं, समझ आने चाहिए आपको। आप नीचे आप पूरा गो थ्रू कर लेना एंड तक, कोई प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट क्लास में मुझसे डिस्कस करना, ओके। चलो अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। मतलब वो पिछले से पिछले जो फ्राइडे है उसकी रिकॉर्डिंग सेंड कर दें। पिछले फ्राइडे की जो रिकॉर्डिंग है ना, तो आपको उसी फोल्डर में मिलेगी, मैं यहीं दिखाता हूँ, आप जरा स्टे करें 2 मिनट। मीट रिकॉर्डिंग में एएस में आ जाए, आपकी रिकॉर्डिंग यहाँ पड़ी है हर क्लास की। अब वो सही है। चैप्टर कौन सा था, चैप्टर 15 था, आई गेस 15 ही था। लास्ट फ्राइडे को क्या डेट थी, लास्ट फ्राइडे की जो डेट थी वो थी 21st, तो 20th को क्लास हुई थी, 20th फैब को क्लास हुई थी, यानी मतलब मैंने शुरू करवाया था चैप्टर 15 एपिसोड में। आप ये देख लेना आपने क्या नहीं देखा है, चैप्टर 15 है, चैप्टर 15 और चैप्टर 9 तो लास्ट क्लास का था, तो 15 ही होगा, ये दो में से कोई एक आपने नहीं अटेंड किए होंगे, सही है ना। और आज की जो क्लास आएगी वो भी इसी फोल्डर में डाल दूंगा मैं, दैट विल बी एपिसोड नंबर 3। आज हमारा डिजाइन फेज कंप्लीट हो गया, ठीक है। ठीक है सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।